मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है जो क्लास 2 ऑफिसर से के लिए है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जेई का और क्लास 3 ऑफिसर्स का, क्लास 3 जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो है हमारा आ चुका है और क्लास 2 के लिए अभी नोटिफिकेशन आया है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या इन्होंने चीज़ों में बदलाव किया है, क्या क्या चीज़ें वही हैं और डिटेल्ड जो है हम थोड़ा सा इसको नोटिफिकेशन को देखना क्योंकि ज़रूरी है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं ताकि आपको भी प्रॉपर तरीके से जो है जानकारी हो जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भरना है, कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें। चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सभी 6 कंपनीज दी हुई हैं, ठीक है, सारी 6 कंपनीज हैं यहाँ पर और सबसे पहले बात कर लें कि वैकेंसीज किस किस कंपनी ने कितनी कितनी निकाली हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर और मैनेजर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 31 नंबर पोस्ट हैं, 31। एई में वैसे भी कम ही पोस्ट आती हैं और पोस्ट तो देखा जाए तो बहुत ही कम है, पोस्ट ज़्यादा नहीं है। एमपी केवीबीसीएल इंदौर ने जो निकाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन में एक है, फीमेल की भी एक है अनरिजर्व कैटेगरी। रिजर्व में कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशन है, अनरिजर्व में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए एक पोजीशन है आपकी और हैंडीकैप्ड में 2 है। टोटल जो मिला के हो रही हैं यहाँ पे टोटल जो है 3 पोस्ट जो है निकल के आ रही हैं। यहाँ पश्चिम क्षेत्र का हम देख लें, ओबीसी के लिए आपका एक भी पोस्ट नहीं है ओबीसी कैटेगरी के लिए पश्चिम क्षेत्र में, और एसटी एक है ओपन में और ये आपका एसटी की एक पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ 6 पोस्ट है और इसमें से भी 87% जो आपकी सीट्स है उस पर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, बाकी को रोका जाएगा आपका 13%। यहाँ हम भोपाल कंपनी की बात कर लें तो भोपाल कंपनी ने इसी तरीके से 8 पोस्ट जो है टोटल निकाली हैं और अनरिजर्व में 2 पोस्ट हैं, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। इसमें संविदा जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं इनको इनकी जो है अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 है और ओबीसी में 1 पोस्ट है, ठीक है। संविदा मतलब जो एम्प्लॉयज, जो इनके अधिकारी जो समान केडर पे हैं आपके पास, जो किसी भी कंपनी में आपकी मध्य प्रदेश की एमपीबी की सब्सिडरी जो कंपनीज हैं इनमें काम कर रहे हैं और जिनको 5 साल से ऊपर का अनुभव है उनके लिए ये पोस्ट है रिजर्व, है ना, ये जान लेना जरूरी है, उनके लिए है। जो ओपन के लिए है वो तो इसने 2 ही पोस्ट दी हैं आपको और इसके बाद एससी के लिए 1 पोस्ट दी है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। 2 पोस्ट यहाँ पे आपकी हो जाएंगी, ये हो गई है 2 2 4 5 6 और यहाँ पर टोटल आपका एक पोस्ट जो आ रही है आपकी फीमेल के लिए वो भी आ रही है आपकी संविदा में, रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए, एक मेल की और एक फीमेल की है और एससी में 1, एसटी में 1 है और ओबीसी में 1 पोस्ट है, वो भी मेल की है, फीमेल की नहीं है इसमें। ऐसे करके टोटल 8 पोस्टें जो हैं वो हमारी भोपाल कंपनी की और यहाँ पर जबलपुर कंपनी ने जो निकाली है, जबलपुर कंपनी ने अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन में 1 है और फीमेल 1 है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेल मतलब आपका ओपन 1 है और यहाँ पर फीमेल की कोई अलग से पोस्ट है नहीं, ठीक है। ऐसे करके 6 पोस्ट यहाँ पे हैं, ज्यादा पोस्ट नहीं है, एई की है और एई में जो है आपका रिक्रूटमेंट कम ही होता है, एई की वैकेंसीज भी कम आती हैं। यहाँ जबलपुर कंपनी ने आपकी 3 पोस्ट निकाली हैं और पावर मैनेजमेंट कंपनी की आपकी 7 पोस्ट है। तो इसमें
देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं है। इन दोनों कंपनीज़ में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर आपकी एक सभी के पास है, तो ऐसे करके यहाँ पे 7 वैकेंसीज़ आपकी हो रही हैं, 30 वैकेंसीज़ ये आपकी टोटल आ गई, ठीक है? ये है असिस्टेंट इंजीनियर या मैकेनिकल, ये हमारी टेक्निकल पोस्ट हो गई इलेक्ट्रिकल की। इसमें अभी हम आगे देखते हैं कि ये तो आपकी टेक्निकल की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ हैं और इसके बाद आपकी सिविल की 19 वैकेंसी है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल का ही देखना है, तो हम इलेक्ट्रिकल का ही देखते हैं। अ, इसके बाद आईटी मैनेजर की है जो समकक्ष रहता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर। इसमें कोई ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं है, 2 वैकेंसीज़ हैं और इसके बाद हम सीधा चलें रूल्स रेगुलेशंस पे। अ, सेकंड नीचे चलते हैं। इसमें जो पेपर आने वाला है इसका, एई का जो पेपर होता है, उसका लेवल जो है आपका जेईई के पेपर से काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा लेवल रहता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स ख़ास तौर पे और जो आपका लॉजिकल जो है आपसे पूछा जाएगा। इसकी जगह पे जो जेईई का पेपर है इसमें सीधा-सीधा क्वेश्चन आ जाता है और सीधा-सीधा पूछ भी लेते हैं। ज़्यादा उसमें लॉजिक लगाना नहीं पड़ता, इसमें आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो एई का पेपर जो है आपका एज़ कम्पेयर टू जेईई, है ना? क्योंकि ये क्लास 2 के हिसाब से पेपर प्रिपेयर होगा और अच्छा खासा पेपर आता है। 2023 में मैंने क्वालीफाई करा था, है ना? तो मुझे मालूम है कि किस लेवल का इसका पेपर आता है। अब बात ये आ रही है कि अगर हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमने अभी प्रिपरेशन चालू करी है ना? ये सारे ये इसमें लॉ मैनेजर और इसके बाद आपका वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और शिफ्ट केमिस्ट है। तो जिनका सब्जेक्ट होगा वो देखेंगे इसमें। हमारा इलेक्ट्रिकल है तो हमने इलेक्ट्रिकल देख लिया। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पर ऑल पोस्ट मेंशन 21 साल है मिनिमम एज, ठीक है? इसके बाद मेल एप्लीकेंट जो अनरिजर्व्ड है उनको 40 साल, एमपी डोमिसाइल को अनरिजर्व्ड 45 साल एज है और फीमेल के लिए 45 और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 45 साल एज है इसमें, ठीक है? तो एज का कोई इशू है नहीं, है ना? और नॉन क्रीमी लेयर जो रहेगी ओबीसी में उसको इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना? ये प्रोविज़न जो 45 साल का है, ठीक? क्रीमी लेयर को मिलेगा नहीं। और डिपार्टमेंटल वर्किंग जो एम्प्लॉइज़ हैं, एमपीवी ये 6 की 6 कंपनी में किसी में, है ना? इनको कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होगी। जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, इनको ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई ज़्यादा एज लिमिट है। तो जो भी एम्प्लॉइज़ वर्किंग हैं, है ना? और वर्किंग है तो इनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉइज़ हैं, सक्सेसर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, है ना? जो उनकी सर्विस वो कर चुके हैं, जैसे किसी ने 10 साल की सर्विस अगर कर ली, तो वो 10 साल का उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हाँ, मैक्सिमम ये है कि 55 साल जो है उसका लास्ट जो है एज होगी पेपर देने की या आपका एप्लीकेशन फिल करने की। अ, इससे ज़्यादा एज का अगर वो हो जाता है तो एप्लीकेशन वो फिल नहीं कर सकता है। ओके? इंटरकास्ट वालों को 5 साल की जो है आपका रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन का भी है रिलैक्सेशन है ना? और ये हो गया 45 सर्कमस्टेंसेस। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में अ, बाकी तो ठीक हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और इन सब के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। हाँ, एक फ़ायदा यहाँ जो है ना? ये जो संविदा सेवा अनुबंध 2003 लागू किया गया था, उसके आधार पे जो भी संविदा में कार्यरत अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इस पद के समकक्ष हैं, तो फिर अधिकारी ही होंगे क्लास 2 के हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर हो गए। इन 6 की 6 कंपनियों में कहीं भी काम कर रहा है, वो 5 साल का उसको 5 साल से ऊपर का समय हो गया है, तो वो व्यक्ति उसको
जो भी पोस्ट आपकी आई है, मान लो 30 पोस्ट आई हैं, तो 30 में से 50% जो पोस्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए आपकी जो है फिक्स रहेंगी, है ना। इनको टोटल 50% जो वैकेंसी है उसका इनको रिजर्वेशन मिलेगा, है ना। तो इनके लिए तो ये अच्छा रहा, 5 साल से ऊपर जो है ना। और हाँ, इसमें एक पॉइंट जरूर यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट द पोस्ट रिजर्व फॉर देम विल नॉट कैरी फॉरवर्डेड एंड विल बी फिल्ड बाय अदर कैंडिडेट ऑफ दैट कैटेगरी। मतलब कि रिजर्व कैटेगरी का अगर इनको व्यक्ति नहीं मिलता है तो ये अदर कैटेगरी से उठा के और उसको फिल कर लेंगे पोस्ट को, बाकी उसको जो है खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी रिजर्वेशन की बात। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ठीक है, इसमें सीधा सीधा है, एप्लीकेशन इनवाइट ने करी है, एप्लीकेशन भरी जाएगी, स्टेट है ना, और क्वेरीज और ये इसके लिए 3-4 दिन का समय दिया जाएगा। ये सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का। एमसीक्यूज आएंगे इसमें, है ना। एमसीक्यूज आते हैं और 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। स्कीम जो रहेगी एग्जामिनेशन की, है ना, वो अलग से ये नोटिफाई करने का बता रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे होगा, एमपी में होगा, ये सारी चीजें समझने की हैं, तो ये कोई दिक्कत वाला काम इसमें है नहीं, है ना। कट ऑफ मार्क जो है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अनरिजर्व कैटेगरी अपटेन मिनिमम 40% ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्क, एस टी एस सी को 30%। पिछली बार एस टी एस सी ओबीसी को 40% था और अनरिजर्व कैटेगरी को इन्होंने 50% जो है आपका मार्क्स अपटेन करने का इसमें दिया था। तो ठीक है, ये इन्होंने इस बार कम कर दिया है। ये एक सभी लोगों के लिए फायदे वाली बात हो गई है। ओके, ठीक है। टेस्ट सेंटर, टेस्ट सिटीज हो गई। एप्लीकेशन फीस है भैया, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये भरनी है आपको। और एस टी एस सी ओ बी सी नॉन क्रीमी डब्ल्यू एस हैं तो आपको 600 रुपये फीस भरनी है, जो कि रिफंडेबल नहीं रहेगी। आप भर दो, फिर पेपर देने नहीं जाओ तो कोई आपकी फीस लौटाने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ आया था आपका सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, बहुत जल्दी जल्दी होने वाला भैया, इसमें समय मिलता नहीं है। कोई भी कंपनी हो यहाँ पर एमपीबी से जो 6 की 6 कंपनियों में से बहुत फटाफट काम होता है, जल्दी जल्दी काम होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि डीबी हो रहा है तो उसमें 2 महीने लग रहे हैं, नहीं। ये 15 दिन 20 दिन, जैसे ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा ना, तो 15-20 दिन 1 महीने के भीतर भीतर किसी भी हालत में आपका सारा जो है ये कंप्लीट करा के और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे हाथ में, और आपको तुरंत की तुरंत जो है आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। इसमें आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड तो चलिए ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट का चलिए 500 रुपये के स्टाम्प पे आपको श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। और अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हैं, है ना, कम से कम 3 साल नौकरी आपको करनी है ट्रेनिंग पीरियड का, पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंपनी ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, और ये आपको जो है 2 लाख रुपए का अनरिजर्व कैटेगरी को श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा, और 1 लाख, मतलब जब आप, अगर आप इस पीरियड से पहले, है ना, आप अगर नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी को 2 लाख रुपए का चेक देना पड़ेगा वहां, और रिजर्व कैटेगरी को आपको 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, लीव वगैरह बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम क्वालिफाई कर लें। फिजिकल, ये है अदर अलाउंसेस, यूरिडिक्शन तो इंदौर ही रहता है, हमेशा की बात है। और अब आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये 22/1/2025 से चालू होने वाली है, लगभग जब जेई का बंद हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना उस समय ये चालू हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21/2/2025। और यहाँ पर 19/2 से 23/2 ये एडिटिंग के लिए, मतलब आपको कुछ सुधार करवाना हो तो उसके लिए समय दिया है ना। अब 21/2/2025, मतलब ये मान लिया जाए कि आपका एग्जाम जो है तीसरे चौथे महीने की 15 तारीख के आसपास, है ना, मतलब चौथा महीना जो है 2025 का,
तीसरे से चौथा महीना, है ना? तीसरा चौथा महीना, तीसरे में जल्दी तो नहीं होगा, पर हाँ, कंप्लीट करीबन 45 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस हिसाब से ये 3 महीने करीबन हमारे पास हैं, ढाई ढाई से 3 महीने। अब प्रॉब्लम वहाँ खड़ी होती है कि कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो तो और भी तैयारी कर लेंगे क्योंकि इन दोनों का लेवल अलग होता है, जेईई का और एई का। और कुछ लोग जो है ना, अब इस चीज़ में फँस के रह जाएँगे कि हम इसका करें या इसका करें। पढ़ना आपको सिलेबस वही रहेगा, पर जो पूछा जाएगा, उसका लेवल अलग रहेगा। तो यहाँ आकर अब जो है बहुत सारे लोग जो हैं अब फँस जाएँगे कि अब हम कैसे क्या करें? हम अगर दोनों करते हैं, तो क्या होगा और हम अगर एक की किसी की तैयारी करते हैं, क्या होगा? तो इसके लिए मैं अलग से एक आपको एक वीडियो लाने वाला हूँ, ताकि हम उसमें डिटेल जो है डिस्कस कर लेंगे कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एई भी है, हमारे पास जेईई भी है, वैकेंसी तो बहुत है, भरपूर है, पर अगर हमने सही स्ट्रैटेजी बना के काम नहीं किया, तो हो सकता है कि दोनों हमारे हाथ से निकल जाएँ। समय कम है, ज़्यादा समय नहीं है, और ना ज़्यादा समय मिलने वाला है। डेढ़ से 2 महीना मैक्सिमम मान लें आप, 2 महीने के भीतर-भीतर। तो हम मैं अब अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा या आपको एक स्ट्रैटेजी बताएँगे या कि किस तरीके से हमको अब अपना जो है माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं क्योंकि यहाँ पर एई में वैकेंसीज़ भी कम है ना? तो उस हिसाब से हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। और इसकी स्ट्रेटजी हम जो है वो मतलब क्लियर करते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। अब हम फँस गए हैं दोनों तरफ से, एई में और जेईई में, है ना? अगर हम एई के लिए जाते हैं या हम एक जेईई के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए।